A cylindrical ice cream container completely filled with ice cream has 22 centimeter radius and 24 centimeter height. If this ice cream is to be distributed among some children by filling it in the cone of radius 2 centimeter and height 7 centimeter, और जो उसका अपर पार्ट ऑफ द कोन वो हमारे पास क्या दिया गया है, विच इज़ हेमिस्फेयर, देन हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स। इसने कहा हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर आइसक्रीम है, यानी कि मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है ऐसा, और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट दे दी है इसने मुझे 24 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे गिवन है रेडियस और हाइट। अब ये कह रहा है कि इसमें से छोटे छोटे कोन बनाने हैं मुझे, और वो जो कोन है उनका अपर पार्ट रहेगा हेमिस्फेयर का, ठीक है, ये आइसक्रीम के, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में। तो इसकी हाइट दे दी है कोन की 7 और इसका रेडियस दे दिया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये कितने कोन हम इसमें से बना सकते हैं। तो सिंपल तरीका है निकालने का, इसका अगर मैं वॉल्यूम V1 मान लूँ, इसका V2 मान लूँ, तो इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी, यानी कि कोन के वॉल्यूम से, कोन प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से इस सिलिंड्रिकल के जो भी वॉल्यूम है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। इसे सोल्व करते हैं। क्वांटिटी निकालने का क्या तरीका है, क्वांटिटी निकालने का तरीका है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ कोन है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से ही मिलकर ये आइसक्रीम बनी है ये वाली। इससे हम सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, मैंने बड़ा आर एच मान लिया उसको। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर, सॉरी पाई तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, मैंने आर आर एच को छोटा मान लिया यहाँ पे। और मेरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। इन्हें थोड़ा वेरिएबल में ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं, कैसे, पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 1/3 दोनों में है, 1/3 ले लिया मैंने। एक दोनों में पाई है तो पाई ले लिया यहाँ पे, और एक मेरे पास दोनों में क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर ले ली इनमें से, ये आर स्क्वायर। वो अंदर क्या बच गया, 1/3 बाहर है, पाई 3 है बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, केवल बचा एच प्लस यहाँ पे क्या है 1/3 निकल गया तो 2 बचा, पाई भी निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, तो केवल आर बचा। पाई से तो पाई कट गया, 3 नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 आर स्क्वायर एच, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर और अंदर है एच प्लस 2r। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू आर है मेरी 22, तो 22 की मल्टीप्लाई 22 में, एच है 24, डिवाइड में छोटे वाली आर है मेरी 2, तो 2 इंटू 2, एच दे रखी है 7, फिर 2 आर की जगह 2, ठीक है। 4 से कट गया 6 टाइम्स, जो बचा उसे यहाँ लिख लो, 3 इंटू 22 इंटू 22, और मेरे पास क्या क्या बचा है, 7 और 4 11। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो और उसे फिर 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 दूनी 22, डायरेक्ट ही हो गया। अच्छा 6 भी बचा है, ये 6 भी बचा था, 6 भी लिख लो, तो 11 दूनी 22 हो गया। मल्टीप्लाई करके लिख लो इसको, ये हो गया 6 दूनी 12 और 12 3 36, यानी कि 36 इंटू 22। 36 की अगर 22 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और एक 7, और यही 72 दोबारा आ गया, तो 792, यानी कि हमारे पास जो टोटल कोन बनेंगे वो 792 बनेंगे, ये इसका आंसर है। शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्ट 22,500 इन ₹50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, कैलकुलेट। अब ये हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी, पहले जो दिया है उसे देख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रखा है इसने हमारे यहाँ पे, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, टोटल अमाउंट है जो इन्वेस्ट हुआ है, इसे इन्वेस्टेड कर लो, इन्वेस्टेड वो है 22,500। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनवी दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना। एनवी है 50 रुपीज़ और हमें 10% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट है
10%। अब डिस्काउंट से मुझे क्या फ़ायदा है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट से इसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूँ। यानी कि NV अगर मेरा 50 है तो मार्केट वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, मार्केट वैल्यू आएगी मेरी, इसे अगर मैं मार्केट वैल्यू लिख लूँ, NV का 10% प्लस NV, सॉरी माइनस NV होगा ये। इसे थोड़ा सा चेंज करके मैंने प्रीमियम के हिसाब से लिख दिया कि NV माइनस NV का 10% जो कि डिस्काउंट है। तो NV कितना है मेरा 50 और NV का 10% कितना आ जाएगा 50 इंटू 10/100, वो आ गया हमारा 5। तो कुल मिला के जो मेरी मार्केट वैल्यू आई है वो 45 रुपीज़ आ गई। ठीक है, मार्केट वैल्यू भी आ गई। अब मैं सबसे पहले क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। मार्केट वैल्यू से जो परचेज़ किए हैं उसने वो इतने रुपए लगा के किए हैं, तो टोटल क्वांटिटी निकालने का, शेयर की क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या है, शेयर क्वांटिटी आ जाएगी, अगर मैं टोटल इन्वेस्टेड मनी को डिवाइड करूं मार्केट वैल्यू से। टोटल इन्वेस्टेड मनी है हमारी 22,500 रुपये, और अभी हमने MV निकाल ली है 45, तो 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो 5 से कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 9 5 जा, तो ये 5 टाइम्स कट गया, तो टोटल क्वांटिटी आ गई है 500। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो ये आ गया 500। अब इसने पूछा एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। एनुअल डिविडेंड निकल जाएगा, बस मुझे करना क्या है, उसके लिए पहले एक जो कोई भी शेयर है उसका डिविडेंड निकाल लेते हैं। उसे निकालने का तरीका क्या है, NV के ऊपर कितना % डिविडेंड दे रहा है वो, एनुअल डिविडेंड है उसका 12%। तो इसको हम NV के ऊपर हमेशा काउंट करते हैं, NV के ऊपर, तो हमारा डिविडेंड कितना आ जाएगा 12 इंटू NV है मेरा 50/100, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी कि एक सिंगल शेयर पे वो 6 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर वो कितना है 6 रुपीज़। तो हमारा टोटल शेयर के टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से टोटल डिविडेंड हो जाएगा जो हमें मिलेगा, टोटल शेयर है मेरे 500, एक शेयर पे दे रहा है 6 रुपये, तो टोटल मिलेगा मुझे 3000 रुपीज़ एनुअली। तो ये मेरा डिविडेंड हो गया 3000। अभी इसने पूछा द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अब उसे रेट ऑफ रिटर्न कितना पड़ा, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाल लेंगे, रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल तरीका है, जो उसकी एनुअल इनकम है और जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो निकाल दो। टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, इसका मैं रेशो निकाल देता हूँ इसकी अर्निंग के साथ। तो ये हो गया मेरा 5 से ही काट लो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यहाँ 25 टाइम्स कट गया। अभी 3 से 3 1 जा 3 और ये आ गया हमारा कितना 3 5 जा 15 और ये 10 टाइम्स, तो मेरा 5 से कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो कुल मिला के आ गया 50/3। 50/3 का मतलब कितना हो गया, 3 1 जा 3, बच गया 20 और 20 3 6 जा और 60 20 फिर 3 6 जा, और इसने ये कहा है जो हमें आंसर देना होल नंबर में देना, तो होल नंबर इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 70%, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है और नंबर लाइन पे इसको शो करना। ठीक है, तरीका सिंपल है, पहली इनइक्वालिटी को एक तरफ लो, दूसरी इनइक्वालिटी को एक तरफ लो और साथ साथ शो करो, जो आए उसे यूज़ करो। और इसने ये भी दिया है कि x जो है रियल नंबर है, तो x अगर रियल नंबर है तो रेशनल इरेशनल सब उसमें काउंट हो जाएंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन होगा, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। देखते हैं 3x/5 + 2 स्मॉलर देन है किससे, x + 4 से, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, x + 4 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है किससे, x + 2 5 से। कि केयरफुली सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया, या एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें इस 2 को इसके पास ले गए और x को x के पास लिया है। 3x/5 इधर आकर माइनस का x हो गया, 2 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 4 - 2, ये हो गया हमारा 3x माइनस के 5x, इसके साथ 5 की x की मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड में है 5, इधर है राइट साइड में 2, और ये स्मॉलर देन है ना कि इक्वल टू। अभी मेरा यहाँ पे रह गया 2x
माइनस के डिवाइड में है 5 स्मॉलर देन है 2 से, या मैं कह सकता हूँ माइनस के 2x, ये चला गया यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये हो गया 10, 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, तो माइनस के x 5, माइनस x के साथ नहीं रह सकता तो बोथ साइड में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस की भी इधर मल्टीप्लाई और माइनस से इधर मल्टीप्लाई, तो मैं कह सकता हूँ। और जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो मेरा सिंबल है इनइक्वालिटी का ये रिवर्स हो जाएगा, ये इधर की तरफ मूव कर लेगा, तो ये हो गया माइनस के 5। तो मेरा जो x है वो ग्रेटर देन है माइनस के 5 से। पहली इनइक्वालिटी ये शो करती है, दूसरी को देखते हैं। दूसरा है x प्लस 4 x/2, यानी कि इसको चलो इधर से इधर लाते हैं, ये x/2 इधर आके माइनस का हो गया, 4 उधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस 4, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया 2x माइनस के x स्मॉलर देन इक्वल टू 5 में से 4 गया 1 और x। यहाँ पे मेरा आया कि जो x है वो स्मॉलर है और बराबर है 1 के, तो जो वैल्यू है जैसी है उन्हें लिख देते हैं, नंबर लाइन पे शो करना। जब इक्वल टू ना हो तो हमेशा खाली रोल लेंगे इस तरह का, और जब इक्वल टू हो तो हमेशा इस तरह का भरा हुआ गोला लेंगे। तो ये 1 से है छोटा और बराबर, तो ये यहाँ आ गया। दूसरी नंबर और 9 है मेरी माइनस के 5, ये यहाँ आ गया। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रही। ठीक है, ये मेरा क्या है कि भाई x से 5 से तो बड़ा हो गया और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसे सोल्व करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS है मेरे पास 2 माइनस कोसेक स्क्वायर a डिवाइड में है कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 कोट a। इसको और जो RHS है इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी ऑलरेडी इसने कि साइन कोस में है, तो साइन कोस में लेके चलते हैं। वैसे भी 90% ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे साइन कोस से ही सोल्व होते हैं। तो 2 एज इट इज़, कोसेक स्क्वायर को लिख लिया हमने 1/sin² a, और डिवाइड में है मेरे पास कोसेक स्क्वायर a, इसे भी लिख लिया 1/sin² a प्लस 2 कोट a है, इसे लिख लिया 2 cos a बाई है साइन a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 करके एलसीएम ले लिया, मेरे पास एलसीएम है sin² a, sin² a 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2 sin² a माइनस 1 डिवाइड में, यहाँ पे दोनों साइन हैं तो जो बड़ा है वही एलसीएम आएगा sin² a। तो यहाँ पे बड़ा था तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा इधर, बट यहाँ पे एक की कमी है तो एक साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2 sin a cos a। इस सिंगल साइन a की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। sin² a से sin² a कट गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं 2 sin² a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 sin a cos a। 2 sin² a को मैंने लिख लिया, सिंगल sin² a ब्रेक कर दिया उसको 2 को, sin² a प्लस sin² a माइनस 1 एज इट इज़। मैंने इसे 2 sin² a को sin² a प्लस sin² a लिख लिया। यहाँ पे जो मेरे पास 1 है इसे लिख दिया मैंने sin² a प्लस cos² a, क्योंकि हम जानते हैं sin² a प्लस cos² a होता है 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 2 sin a प्लस cos a, ये मेरा बंद हो जाएगा होल स्क्वायर में। ठीक है, इसे मैंने चेंज कर दिया कोस में, sin² a एज इट इज़ प्लस इस सिंगल sin² a को मैंने लिख दिया 1 माइनस cos² a। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये याद होना चाहिए। इसको मैंने a² प्लस b² प्लस 2ab के होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, क्या है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ऊपर sin² a एज इट इज प्लस 1 माइनस के cos² a माइनस के 1, प्लस के 1 से माइनस के 1 कट गया, और डिवाइड में मेरे चल ही रहा है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। sin² a माइनस cos² a
एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस के ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड में है मेरे साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये वाला कट गया, तो ऊपर बचा साइन ए माइनस कोस ए और डिवाइड में बचा साइन ए प्लस कोस ए। यही हमें प्रूव करना था। इसमें एक ही ट्रिकी चीज़ थी कि यहाँ पे जो वन की जगह कहाँ पे लिया हमने, वन की जगह साइन स्क्वायर, वन की जगह हमें ये लेना था बस। ये इसमें ट्रिकी चीज़ थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ो आप इसकी जगह ये ले सकते हो और इसकी जगह ये ले सकते हो। तो ओ डैश हमारे पास दो सेंटर दिए हैं, एक ओ है एक ओ डैश है, दो अलग अलग सर्किल हैं, बाहर एक्सटर्नल वो टच कर रहे हैं, उनके ऊपर दो टेंजेंट है, एक ए बी है और एक पी है, दोनों इसके टच करने वाले टेंजेंट हैं। अभी इसने मुझे कहा है यहाँ पे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मुझे प्रूव करना है कि जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से कर लेते हैं पहले। क्या, चलो इसके लिए तो ज़रूरत नहीं है, मुझे एक चीज़ पता है कि जो ए एम है, जो मेरा ए एम है वो टेंजेंट है एक पॉइंट से यहाँ से, और जो मेरा एम पी है वो भी टेंजेंट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए एम बराबर है एम पी के। क्यों, दोनों के दोनों टेंजेंट है कहाँ से, सेम पॉइंट से, टेंजेंट फ्रॉम ए सेम पॉइंट, दोनों के दोनों सर्किल के ऊपर टेंजेंट है एक ही पॉइंट से। अब सेम पॉइंट कौन सा है, सेम पॉइंट है एम, और ये इस पे यहाँ टेंजेंट है, ध्यान से देखो, ठीक है। एक ही पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट है, तो ए एम बराबर है एम पी के। इसी तरह सिमिलरली आपका एम बी ये वाला इसके बराबर है, एम बी बराबर है एम पी के। तो अगर मैं इसे एक मान लूँ, इसको दो मान लूँ, तो इक्वेशन एक और दो से ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। भाई यहाँ एम पी बराबर हो गया ना ये दोनों, तो इसकी जगह हमने ए बी एम बी रख दिया, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर है तो फिर एम इनका मिड पॉइंट हो जाएगा। भाई जब ये दोनों ही बराबर हैं, ये साइड इसके बराबर होगी, तो एम इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, एम मिड पॉइंट हो जाएगा। ये मेरी पहली कंडीशन प्रूव होगी। अब दूसरी कंडीशन के लिए देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहा है इसने कि एंगल ए पी बी 90 डिग्री है। एंगल ए पी बी, मुझे सर्किल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसे रब करता हूँ, इसे समझाने के लिए थोड़ा सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल बना लेते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्किल ऐसे हो गया और एक सर्किल ऐसे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे है हमारे पास एक टेंजेंट है जो इससे टच होके जा रहा है ऐसे, और एक हमारा यहाँ पे टच हो रहा है ऐसे, ये टच हो रहा, मान लो ये पॉइंट है इसका O और ये है O डैश। अब इसने कहा कि ये जो एंगल है, ये जो यहाँ से एंगल है, ये मुझे 90 डिग्री प्रूव करना, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो वैल्यू है उसे लिख लो। ये M है, ये A है, ये B है, ये हम दोनों अभी प्रूव कर चुके हैं बराबर है, और ये मुझे पता है कि ये इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ए एम बी। यहाँ पे क्या है, ये P ए एम पी, तो ये एंगल इसके बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x है। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वो भी दोनों बराबर हैं, तो ये y है तो ये y है। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका, ठीक है। इन ट्राइंगल ए एम पी में, ए एम पी के अंदर, ए एम पी ट्राइंगल ए एम पी में क्या है हमारा, ए एम बराबर है एम पी के, हमने अभी प्रूव कर रखा, तो हमारा ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके हिसाब से एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए पी बी के। भाई ये वाला एंगल बराबर होगा इसके इस हिसाब से, ठीक है। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इन ट्राइंगल
MPB में मेरी MB बराबर है MP के, सेम इसी रीजन से, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि एंगल B बराबर है हमारा एंगल MPB के, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और पता है कि ये एंगल और ये एंगल मिलके P बनाते हैं, यानी कि मैं कहूँ अगर एंगल APM प्लस एंगल MPB बराबर है एंगल P के, भाई ये एंगल और ये एंगल मिलके एंगल P बना रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये एक इक्वेशन अलग है। अब इन ट्राइंगल फाइनली से कंक्लूड करते हैं ABP में, मतलब पूरा बड़ा ट्राइंगल ये वाला ये वाले में। इसमें हमें क्या क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस B को अलग अलग मेंशन करना, कैसे, एंगल A की जगह मुझे लिखना है ये वाला इक्वेशन 1 से, और एंगल B की जगह लिखना है ये वाला। तो एंगल A की जगह लिख दिया मैंने APB प्लस एंगल B की जगह लिख दिया एंगल MPB प्लस एंगल P चल ही रहा है ये रहा मेरा यहाँ, और 180 एज इट इज़। इन दोनों के बराबर मैंने अभी बताया था कि एंगल P है आपका, तो इसकी जगह हो गया एंगल P प्लस एंगल P बराबर 180। तो दो एंगल P बराबर हो गया 180 और 2 से 180 कट गया, तो एंगल P बराबर आ गया 90, और यही हमें प्रूव करना था। गीता नीड्स 31,800 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। गीता को 31,800 रुपये की ज़रूरत है लास्ट के 2 साल के अंत में, अभी से लेके। हाउ मच मनी शुड शी डिपॉजिट पर मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब उसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितना पैसा जमा करने की अभी से ज़रूरत है पर मंथ, जिससे उसे इतना पैसा मिल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हमारा 10%। रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है, जो दिया है वो लिख लो। P मेरे से पूछ लिया है, समय दे दिया है, मंथ में लेते हैं तो 2 × 12 24, और मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। MV जो फाइनल अमाउंट उसे ज़रूरत है वो हो जाएगा हमारा, फार्मूला लगा लेते हैं, इससे हमें P मिल जाएगा। MV बराबर हो गया PN, बार बार लिख चुके हैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कॉमन लेके, 1 + n+1 × R बाई 24 × 100। एक्चुअली फार्मूला कुछ और होता है, मैंने यहाँ पे PN कॉमन लेके उससे कर दिया डायरेक्ट सोल्व। समझ जाओगे आपने अगर ये फार्मूला किया है। MV की जगह हो गया हमारा 31,800 रुपये, P की जगह हो गया मुझे नहीं पता P, और N की जगह है मेरा 24, इंटरनली यहाँ पे 1 हो गया। N की जगह 24 रखेंगे तो 24 में 1 प्लस हो जाएगा 25, R एज इट इज़, नहीं R है मेरे पास, R भी 10 है, और यहाँ पे डिवाइड में है 24 × 100। 100 25 से 4 टाइम कट गया, 10 से 2 टाइम्स कट गया, और ये 5 रह गया। तो जो अब बचा है उसे कर लेते हैं। मैं इसे 24 को यहाँ इसके साथ नहीं काट रहा क्योंकि यहाँ नीचे 24 है, एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट इससे कट जाएगा। तो 31800 P × 24, एलसीएम ले लिया मैंने। एक तो मेरे पास 24 है, एक 2 है, तो यहाँ पे 1 का एलसीएम लिया तो 24 × 2 प्लस यहाँ पे क्या क्या बचा है मेरे पास, एक बचा है 5 और कुछ बचा है, क्या नहीं बचा, 5 डिवाइड में 24 × 2, 24 से 24 कट गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3180 P यहाँ पे है 24 × 2 यानी कि 48, और 48 और 5 हो गए 53, 53। नीचे है 2, तो 2 की भी इधर मल्टीप्लाई आ जाएगी, इधर रखने की जरूरत नहीं है। अब कुल मिला के आ गया P बराबर 2 × 31800 डिवाइड बाई 53, ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो P बराबर आ गया मेरा 1200। ये इसका आंसर है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इतना इतना इज M, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ये M यहाँ पे मिसिंग है, ये इसने मेरे से पूछ लिया और इसका मीन दे दिया। मीन निकालने का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, बट यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो पहले x निकाल लेंगे। तो इसकी थोड़ी सी एक टेबल बना लेते हैं, मैं पॉज करके टेबल बना रहा हूँ जिससे थोड़ा आसानी रहे। ये मैंने पहले ही टेबल बना ली है एक, थोड़ा टाइम बचाने के लिए।
ये हमें गिवन है यहाँ पे क्लास इंटरवल, वही मैंने एज इट इज़ लिखा है जो गिवन है। उसके बाद मैंने एक्स निकाला, एक्स क्या किया, जीरो प्लस मतलब जो क्लास इंटरवल है उसे प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये क्लास इंटरवल ये एक्स निकल के आ गया उनसे। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, फिर एफ एक्स कर दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी इसमें। सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो मैंने इन सारों को प्लस कर दिया, वो मेरा ये आ गया। सिग्मा एफ चाहिए तो मेरा ये आ गया। अब मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मीन बराबर है मेरा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मीन दिया हुआ है मुझे 50, सिग्मा एफ एक्स आया मेरा 5160 प्लस 30m। यहाँ से ये वैल्यू पुट की है और जो सिग्मा एफ है ये है 92 प्लस m बाई 1 करके क्लोज मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुल मिला के आ गया 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 92 में और एक हो गया 50m और उधर है 5160 प्लस के 30m। 50 की 92 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 4600 प्लस 50m बराबर है 5160 प्लस के 30m। m को m के पास ले आओ तो 50m माइनस के 30m, फिगर को फिगर के पास ले जाओ तो 5160 माइनस के 4600। इसमें से माइनस होंगे तो ये कितने हो गए, 0 में से 0, 6 का 6 और 11 में से 6 गए 5, तो ये इधर बचा 20m। 50 में से 30 गए 20। अब डिवाइड कर दो, 0 से 0, 2 से कट जाएगा कितनी पर, 28 पर, तो m इज इक्वल टू आ गया 28। ये इसका आंसर है, m की वैल्यू आई है 28। गिवन ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना फाइंड। एक लाइन सेगमेंट दे दिया ए बी, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए और उसके बाद उसने हमारे से ये चीज़ पूछ ली है। तो सबसे पहले चलो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ। मेरे पास एक पॉइंट है ए बी माइनस के 4 6 ऐसे, और बी पॉइंट है 8 3 यहाँ पे, तो इससे इसे मिला दो, ये मिल गया। ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अभी यहाँ पे कहा द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। मान लो यहाँ से कहीं से वाई एक्सिस निकल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये ऐसे कट कर रहा, तो इसका रेशो पूछा है इसने। रेशो तो निकाल देंगे, सबसे पहले मुझे पॉइंट का पता होना चाहिए। पॉइंट मान लिया ये P है, तो P बराबर अगर वाई एक्सिस पे कट रहा है तो एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे 0 और वाई की जगह मान लिया हमने B। ठीक है, मेरा ये रेशो मान लिया मैंने n और ये रेशो मान लिया m। हमेशा a की तरफ को m मानना, जो a पॉइंट मान रहे हो वो हमेशा m रहेगा। तो अभी जो मुझे फार्मूला पता है मैं उससे वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर ये मेरा x है और ये y है तो x बराबर हो गया m x2 प्लस n x1 m प्लस n। x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, m मुझे नहीं पता, x2 की जगह x2 मेरा है 8 प्लस n मेरा है नहीं पता, x1 की जगह हो जाएगा माइनस के 4 और डिवाइड में m प्लस n। m प्लस n 0 के पास आया तो 0 हो गया, तो मेरे पास कुल मिला के रह गया m 8m माइनस के 4n। 8m यहाँ से लिया माइनस के 4n यहाँ से लिया, ये मेरा 0 हो गया, बराबर में है 0। माइनस के 4n है, राइट साइड में जाके प्लस के हो जाएंगे तो 4n, तो कुल मिला के m बाई n, n तो आ गया इधर और 8 चला गया उधर, तो 4/8। तो मेरा रेशो आ गया m बाई n इज इक्वल टू 1/2। तो जो रेशो आया है वो आ गया मेरा m1 और n2, यानी कि ये 1 है ये 2 है। रेशो भी पता चल गया, तो रेशो आ गया मेरा 1/2। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब मुझे इंटरसेक्शन के पॉइंट निकालने हैं, तो ठीक है, ये तो 0 है, b और निकालना, तो b के लिए क्या हो जाएगा मेरा, b इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 और m प्लस n। b मुझे निकालना है, m मैंने निकाल लिया, m मेरा 1 है, y2 मेरा 3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है मेरी, n की वैल्यू 2 है, y1 है मेरा यहाँ पे ये रहा 6 और 1 प्लस 2, 3 प्लस 12 डिवाइड बाई 3, 15/3, 3 से कट गया तो ये आ गया 5। तो मेरे कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पे b की जगह 0 और 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट में मिल गए 0 और 5,
P है ये मेरा। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें एक परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है जो ए बी को बाइसेक्ट करता है। ए बी मेरा गिवन है, ए बी मेरा गिवन है, ये ए है ये बी है, इस पे एक बाइसेक्ट कर रहा है बीचों बीच और वो परपेंडिकुलर भी है। ए के कोऑर्डिनेट है मेरे -4 और 6, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे 8 और 3। अब इस पे निकालना है इसका, ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेट कर रहा है ए बी को, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, सॉरी बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि इसका मिड पॉइंट हो गया, बीचों बीच से काट रहा है, तो मिड पॉइंट निकाल लो। -4 और 8 प्लस करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये तो आ गया मेरा 8 और 4, 8 में से 4 गए 4 और 2, एक तो आ गया 2, और दूसरा है 6 और 3 9, इसका आधा करेंगे तो ये हो गया 9/2। तो यानी कि मेरे पास पी पॉइंट जो आया है वो T9/2 आया। अभी मुझे यहाँ पे इसका स्लोप चाहिए, यानी कि एक पॉइंट मिल गया है लाइन का और मुझे स्लोप चाहिए। अगर स्लोप मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। स्लोप मुझे अभी नहीं पता, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये मेरा M2 है, मेरे पास पहले कोऑर्डिनेट गिवन है पहली लाइन के, तो इस लाइन का अगर मैं M1 स्लोप मान लूँ और इसका M2, तो M2 मुझे निकालना है, M1 मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इसे सोल्व कर लेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट से हम निकाल लेंगे हमारा स्लोप। कैसे निकाल लेंगे, स्लोप निकालने का फार्मूला है जब दोनों कोऑर्डिनेट हो तो y2 - y1 और x2 - x1। ए बी के दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर मैं इसे a को x1 y1 मानता हूँ तो ये x2 y2 हो गए मेरे। तो हाँ y2 है मेरा 3 - 6 और x2 है मेरा 8 माइनस के 4, तो ये हो गया -3 प्लस के 12 और ये आ गया मेरा 1/4, वो भी माइनस के। यानी कि मेरा M1 आया है, ये M1 आया है 1/4। और मुझे पता है परपेंडिकुलर का रिलेशन है, M1 को M2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। M1 की वैल्यू पुट करो, -1/4 इंटू M2 बराबर -1, तो ये आ गया मेरे पास, माइनस से माइनस कट गया, 4 मल्टीप्लाई में चला गया, M2 = 4। M2 आ गया है, जो मेरा मिसिंग था यहाँ पे 4, कोऑर्डिनेट मुझे पता है, वैल्यू पुट कर दो, हो गया, ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो ये हो गया y - y1 और x - x1। इसमें y एज इट इज़ रहेगा, y1 की जगह रख देंगे हम 9/2, m की जगह रख देंगे 4 और x - x1 की जगह रख देंगे 2। 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये हो गया 2y माइनस के 9, नीचे 2 है, 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 8 माइनस के 2, 2y - 9 बराबर में 8x माइनस के 16। तो अभी हम इसे अगर y के पास ले आए सारे के सारे को उठा के, तो मेरा कुल मिलाकर हो गया, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे ऊपर, 2y - 9 इधर आके 8x हो गया माइनस का, और माइनस का 16 हो गया प्लस का, बराबर में रह गया 0। तो 2y माइनस के 8x माइनस के 9, 16 में से चले जाएंगे कितने, 9 और 7 16, तो प्लस के 7 बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन बनेगी आंसर। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O टचिंग द सर्किल एट पॉइंट्स एट A एंड C रेस्पेक्टिवली। इफ BCQ = 55 डिग्री, BAP = 60, फाइंड, ये एंगल निकाल लें। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। ये एक शेप दी हुई है, इसमें कुछ एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसे पहले मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे ब्लैक से ही करेंगे जब ब्लैक है तो, क्योंकि एंगल को जब हम डिफाइन करेंगे तो रेड से कर देंगे। अभी मेरे पास इसने जो दिया है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। BCQ 55 है, BCQ ये मेरा 55 है, और मेरे पास है BAP ये मेरा 60 है, ठीक है। देखो ये एक ट्राइंगल है पूरा का पूरा, ये यहाँ से जो मैंने अभी बनाया ये वाला, ये जो ट्राइंगल है ये साइक्लिक ट्राइंगल है, ये टेंजेंट है। एक थ्योरी है कि जो बाहर के एंगल हैं उसके अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होते हैं, यानी कि अगर ये 60 है तो ये जो एंगल है हमारा ये भी 60 होगा, ठीक है, ये भी 60, और ये 55 है तो ये जो एंगल है ये 55 होगा।
अब आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले निकालना मुझे ओ बी ए, यानी कि ये वाला एंगल, इसे ब्लैक से कर लेते हैं। ओ बी ए, ओ बी ए निकालना है तो मुझे इसके लिए काफ़ी कुछ चाहिएगा। सर्च करते हैं। देखो ये 60 है, ये 55 है, टोटल 180 है। ये 55 और ये 60 कितना हो गया? 6 और 5 11, 115। तो बचा हुआ जो एंगल है हमारा ये 65 का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। ये मेरा एंगल 65 का, यानी कि ये है 65। अभी ये 65 है तो ये एंगल भी मेरा 65 हो गया, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है। ये भी 65 हो गया। अगर ये 65 है तो ये इसका दोगुना हो गया, ये जो एंगल है बीच का। ये 65 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 130 का। ठीक, ये 130 है, ये टोटल 65 है। अब मुझे और क्या निकालना है? अगर ये 130 है तो ये रेडियस है। मैं एक सर्किल बना लेता हूँ अलग से, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, वहाँ पे अलग अलग सोल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। ये मेरे पास एक सर्किल है, ये मैंने बनाया ओ, और ये है मेरा सी, और ये है मेरा ए। ये बना लिया मैंने, क्योंकि इसी में समझाना मुझे। ये मेरा एंगल आ गया 130। ये रेडियस है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो 130 ये हो गया। बचा हुआ एंगल इनमें बराबर बटेगा तो 50 है, तो ये हो गया मेरा 25 और ये हो गया 25। यानी कि ये छोटे वाला एंगल मेरा आया निकल के 25। ये 25 है, अंदर 55 है, तो ये वाला जो एंगल बचा ये वाला, ये 55 में से ही माइनस हो जाएगा, ये बचा 30। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 30। उसके बाद पूछा इसने मेरे से ओ बी सी। ओ बी सी, अगर ये 30 है, टोटल 65 है, तो ये बचा इतना एंगल 35। तो ओ बी सी आ गया है मेरा 35। इसके बाद है एंगल ए ओ सी। ए ओ सी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो है 130। थोड़ा होच पोच हो गया है, ध्यान से देखने पर समझ में आ जाएगा। लास्ट है मेरा एंगल ए टी सी। ए टी सी भी निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? ये है मेरे पास, देखो मेरे पास है सी ए टी, ए टी सी। सी निकला हुआ है मेरा 65। ये इसका इंटरनेट एंगल है, ये 65 है। वैसे भी ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि दोनों टेंजेंट है सेम साइड से। तो ये 65 है तो ये भी 65 हो गया। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 180 माइनस 65 और 65 130, तो यानी कि वो आ गया मेरा 50। तो ये आ गया मेरा 50। भाई इन दोनों से जो बचा वो 50 हो गया, 180 में से माइनस हो गए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा था, बट आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। रमेश ड्रॉज ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। रमेश के पास 52 कार्ड्स हैं, उन्हें वेल सफल कर दिया। अब उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जब हम उन्हें ड्रॉ करेंगे सिंगल सिंगल कार्ड करके, कि तो कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है। उसकी कुछ कंडीशंस दे दी हैं, देखते हैं। पहला दिया है कि इसने ए जैक ऑफ रेड सूट। रेड सूट मतलब रेड कलर का जो कार्ड है वो जैक निकलने की कितनी संभावना है। हमें पता है कि टोटल 4 जैक होते हैं पूरे कार्ड में। जो 52 कार्ड है उनके अंदर हमारे 4 जैक हैं, टोटल हैं 4 जैक। इसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है मेरे से रेड निकलने की, तो रेड की होगी 2। टोटल कार्ड है 52, तो पहले का आंसर आ गया ए ऑप्शन का आ गया हमारा 1/26। दूसरी चीज़ क्या है? 5 और 9 ऑफ क्लब। क्लब के 5 और 9 निकलने की कितनी संभावना है? सिंपल सी बात है, 5 और 9 निकलना है तो ये भी 2 हो गए, एक ये और क्लब एक ही सिंगल उसका दिया है इसने, तो ये भी 2/52 हो जाएगा, ये भी 1/26। नेक्स्ट है ए डायमंड कार्ड। ए डायमंड कार्ड निकलने की कितनी है? डायमंड के टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 13 कार्ड, तो 13/52 हो गया। इसे डिवाइड कर लो 1/4, यानी कि हमारे पास चांस है 1/4 प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम और हमारा टोटल आउटकम में से। अब लास्ट दिया इसने मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? 2 और 3 और 5 ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट के टोटल मेरे पास 2 के 2, यानी कि 2 के तो 2 निकल सकते हैं, 3 के भी 2 निकल सकते हैं और 5 के भी 2 निकल सकते हैं, क्योंकि 13 करके हमारे पास 2 सेट होते हैं ब्लैक के अलग अलग। तो 2 इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, 3 इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी, 5 इसमें भी, इसमें भी। तो कुल मिला के मेरे पास कितने चांसेस हैं?
तो फेवरेबल आउटकम हो गए मेरे 6 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 52। तो इससे डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 2 3 जा 6 26। तो ये इसका आंसर है। इफ़ B इज़ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C प्रूव दैट ये एक एल्जेब्रिक है, बट उसमें मीन का एक हमें ऑप्शन दे दिया कहीं वैल्यू पुट करने के लिए, क्या उसे सोल्व कर लेते हैं। इसने दिया A एंड C मीन B उसका मीन प्रोपोर्शन है, तो उसके हिसाब से हमारा हो गया B² बराबर AC। मीन प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन ये होगी। अब हमें जो प्रूव करना उसे लेकर चलते हैं। A की पावर 4 है प्लस A² B² प्लस B की पावर 4 डिवाइड में है मेरे पास B की पावर 4 B² C² प्लस C की पावर 4। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ उस हिसाब से देखते हैं। पहले A के 4 को हम लिख सकते हैं एज इट इज प्लस A², B² की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ AC प्लस B की 4 को लिख सकता हूँ मैं B का स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे भी B की 4 को लिख सकते हैं हम B² का स्क्वायर प्लस B² की वैल्यू पुट कर सकते हैं AC यहाँ से, और ये रह गया C² प्लस C की 4। फिर दोबारा और देखते हैं क्या हो सकता है। A4 प्लस A³ C, B² की जगह लिख सकता हूँ मैं या AC, तो ये हो जाएगा A² C²। यहाँ पे भी B² की जगह लिख सकता हूँ मैं A² C² AC, तो उसका स्क्वायर होगा AC C की क्यूब हो जाएगा प्लस C की पावर 4। ऊपर से जो कॉमन आए कॉमन ले लो, तीनों में A² अवेलेबल है तो मैंने A² को कॉमन ले लिया। अंदर बचा यहाँ पे A² निकल गया है तो A², इसमें से A² निकल गया तो AC, और इसमें से A² निकल गया तो C²। नीचे से C² तीनों में से कॉमन आ सकता है तो C² कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा A² प्लस AC प्लस इसमें से C² निकला तो C²। दोनों सेम है ऊपर नीचे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, मेरे पास बच गया A² बाई C²। यही मुझे प्रूव करना था। एक सॉलिड है हमारे पास, उसकी शेप है जो सिलेंडर प्लस हेमिस्फेरिकल एंड से बनी हुई है। उसकी हमारे पास लेंथ दे दी है इसने 104 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और ये कहा है कि जो उसके एंड पे हेमिस्फेयर बने हैं उनकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर की। अब इसमें ये पूछा है इसने कि इसे पॉलिश करने के लिए हमें टोटल कितना पैसा लगेगा। सिंपल है, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना शेप का, और टोटल सरफेस एरिया शेप का कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप, या जो भी ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट लिख लो यहाँ पे। जब इसने सॉलिड बताया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लो, शेप नहीं अच्छा लगेगा। ऑफ ऑब्जेक्ट वो होगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस ऊपर के हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस नीचे के हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे कि स्फेयर। ठीक है, सोल्व करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस हेमिस्फेयर का या स्फेयर का, अब हेमिस्फेयर को जोड़ेंगे तो एक स्फेयर बनेगा, उसका सरफेस एरिया होता है πr², 4πr²। इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, मेरे पास बच गया H प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2, 22/7, r की जगह रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर, H है मेरा 90 क्योंकि यहाँ पे टोटल 104 है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो सिलेंडर का कितना आ जाएगा 104 में से 7 ये माइनस होगा, 7 ये माइनस होगा, तो अगर मैं 104 में से 14 को माइनस करूँगा तो 90 आ जाएगा। मेरा जो हाइट है उसकी 90 है, तो 2 × 7, या मैं वापस यही लिख सकता हूँ कि वही आगे घूम फिर के, बात तो वही है। 2 × 7 से 7 कट गया, 22 बचा, और यहाँ पे अंदर है 114। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आया सेंटीमीटर में और मुझे चाहिए यहाँ मीटर में, तो मैं इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा 100 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है,
और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो अभी पहले निकालते हैं रेट ऑफ पॉलिश। ये आ गया मेरा यहाँ पे मीटर, 100 से डिवाइड करते ही रेट ऑफ पॉलिश, पॉलिशिंग का रेट क्या आएगा। जो मेरे पास ये वैल्यू आई इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं, 2 की 22 में मल्टीप्लाई की तो 44 हो गया, 114 है, 100 है, और 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करनी। मैं पूरी मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है 10 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 10 रख लेता हूँ। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, और 2 से कट गया 22 टाइम्स। अब बस जो भी आया उसे डिवाइड कर देंगे, 114 डिवाइड बाई 5, और डिवाइड करके ये आ जाएगा हमारा आंसर 457 पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा यही आंसर है। एक ट्रेन है, कवर करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर सर्टेन स्पीड पे। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है उसी सेम डिस्टेंस के लिए। अब उसकी यूजुअल स्पीड निकालनी है। तो ऐसी कंडीशन हम जब भी सोल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो सोल्व करते हैं, उसका पैट मेथड है, 100% इसी तरह ही करना है कि हमारे जो टाइम है उसमें एक इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है। टाइम में इक्वेशन कैसे क्रिएट कर लेनी है कि 2 टाइम की बात हो रही है। पहले टाइम को अगर मैं T1 मान लूँ और दूसरे को T2 मान लूँ, तो T2 ज़्यादा लगा है पहले टाइम से, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ T2 में से T1 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो 3 आवर्स के बराबर आना चाहिए। दूसरा टाइम ज़्यादा लगा है, पहला टाइम कम है, और उनका डिफरेंस है 3। और मुझे पता है T2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर डिस्टेंस स्पीड में लिखूँ, फार्मूला है d2/s2, यानी कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला। इसी तरह D1 का हो जाएगा, वो T1 का हो जाएगा d1s1। और ये चीज़ मेरे पास गिवन है क्या, D1 इज इक्वल टू है D2, उसके बराबर है 480 किलोमीटर, दोनों में डिस्टेंस सेम है। बचा मेरा S1 को अगर मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ तो मेरी S2 कम है उससे, तो वो हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ, समझ जाना। और बराबर है वो 3 के, तो D2 हो गया मेरा 480 डिवाइड में x-8 माइनस के 480, ये हो गया x बराबर 3। एलसीएम ले लिया हमने, x-8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस के 8x हो जाएगा। यहाँ पे जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हो गया 480x माइनस के फिर 480x, क्यों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई 480x। अब इस 480 की इस x में भी होगी और 8 में भी होगी, तो 480 की x में हुई तो 480x, और माइनस के 8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 इंटू 480 बराबर में है 3। अभी 480 से 480 कट गया, जो बच गया उसे लिख लो, 8 गुना 480 डिवाइड में है x² माइनस के 8x बराबर में है 3। बाई 1 रखें, पर पहले इससे काट लेते हैं, कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो कुल मिला के आ गया मेरे पास x² माइनस के 8x, ये इधर है, यहाँ 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई हुई, जू का तू रहा, और बराबर में 8 गुना 160, 8 गुना 160। इसे इधर ले आएंगे, इधर आकर माइनस का हो जाएगा 8x, 800 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, 8 6 जा 48, और 8 1 जा 8 और 4 1280। ऐसे टुकड़े जो गुना होकर 1280 आ जाए, माइनस होकर 8 आ जाए, तो ऐसे हो जाएंगे 40 और 32, 4 3 12 और 2, ठीक है, 4 दूनी 8, हाँ, ये हो जाएंगे 40x माइनस के 30 प्लस के 32x माइनस 1280 बराबर 0। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा x माइनस 40 प्लस के 32 x माइनस 40 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 और x प्लस 32, तो x माइनस 40 बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। अगर x प्लस 32 रखेंगे तो x बराबर माइनस के 32। स्पीड माइनस में काउंट नहीं होगी, तो मेरी यही स्पीड रहेगी, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारे पास AP का क्वेश्चन है, अगर इफ़ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, लिख लेते हैं, T10 है हमारे पास 52, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, T10 को अगर एक्सपेंड करूँ A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे क्या कहा है इसने, 17 टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म। जो T17 है वो T13 से 20 ज़्यादा है, T13 से 20 ज़्यादा है, तो T13 तो पहले ही कम है, तो उसी में 20 का प्लस होगा। या मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो डिफरेंस है,
वो 20 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को एक्सपेंड कर लें, a प्लस 16d, इसे लिखेंगे 16d, तो ये हो जाएगा a प्लस 12d बराबर है 20, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, 16d माइनस a और माइनस के 12d बराबर 20, a से a कट गया, 16d में से 12d गई तो 4d बराबर 20, और डिफरेंस आ गया मेरे पास यहाँ 5। d आ गया है, d की वैल्यू यहाँ पुट करो तो a आ जाएगा, a प्लस 9d बराबर 52 है, a एज इट इज़ 9 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 पुट कर दी मैंने 52, तो a बराबर आ गया 9 5 या 45, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचा 12 में से 5 गए 7, तो a बराबर वैल्यू आ गई 7। अभी इसने पूछा है मेरे से 20 टर्म को निकालना है, तो T20 कितनी हो जाएगी, a प्लस 19d, a है मेरे पास 7 और 19, d है मेरा 5, 7 प्लस 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 9 95, तो ये हो गया 9 7 5 12, 102 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसने इसके इक्वल रूट्स दिए हैं हमें, और प्रूव करने के लिए ये चीज़ कही है, इक्वल रूट या रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मुझे यहाँ इक्वल रूट्स निकालने हैं तो मुझे एक चीज़ क्लियर है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 है, इक्वल रूट की ये टर्म है। जब उसने गिवन दे दिया तो मुझे यहाँ b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, वो मिलेगा मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो मैं इसे कंपेयर कर लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, a² प्लस bx प्लस c से, तो x से x, इस x² से x², जो बचा वो लिख दो। तो मेरे पास a के बराबर आ गया 1 प्लस m², b के बराबर आ गया 2 बचा, m बचा, c बचा 2mc, और c के बराबर पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे कटने के लिए, c² a²। अब बस जो कंडीशन दी हैं उसने उसके हिसाब से सोल्व कर दो। इसने कहा इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स तब होते हैं जब b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। तो b की वैल्यू यहाँ से 2mc है, तो 2mc का स्क्वायर माइनस के 4, a की जगह मेरा क्या है 1 प्लस m², और c की जगह है c² माइनस a² बराबर 0 है। इसका होल स्क्वायर करो जो भी है, 4m² c² माइनस के 4 है, इनकी अंदर ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 1 की अगर मैं c² a² में करूँगा तो क्या होगा, 1 की c² में करी c², और 1 की a² में करी तो माइनस के a²। इसी तरह m की करेंगे, m की c² में करेंगे तो प्लस के m² c², और m की इसको a² में करेंगे तो माइनस के m² a², ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, बराबर में 0 है, उसके पास चला जाएगा कॉमन आके तो 0 हो जाएगा, अंदर बचा m² c², माइनस से मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ पूरा का पूरा, तो c प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का a है प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खुलने हैं तो सभी के सिंबल चेंज होंगे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा तो खत्म हो गया। m² c² प्लस का है, m² c² माइनस का है तो माइनस हो गया। मेरे पास बचा c² प्लस a² प्लस के m² a²। अब मैं देखता हूँ मुझे प्रूव क्या करना। मुझे लेफ्ट साइड में c² चाहिए, राइट साइड में ये चाहिए। तो c² को किल्ला करते हैं, ये सारा ये c² इधर ले गए हम, इधर बचा a² प्लस m² a², और यहाँ पे c² आ गया उधर से घूम के। मैं इनको उल्टा करके लिख लेता हूँ, उलट पुलट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। c² बराबर हो गया a² m² a²। ये हमारी मर्जी है, हम कभी भी अगर कहीं ऐसा लिखा हो a² a इजकल टू b तो b इजकल टू a लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट की लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट में अगर दोनों शिफ्ट कर रहे हैं तो, अगर सिंगल शिफ्ट ना हो तो c² एज इट इज़, a² दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस m²। यहाँ से a² गया तो 1 और यहाँ से स्क्वायर गया तो m² रहेगा। खाली यही हमें प्रूव करना था।